फ्रेंड्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के हर एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम भारत के इतिहास का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम भारत का इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें भारत के इतिहास के बारे में किन किन स्रोतों से पता चलता है, क्या क्या हमें प्रमाण मिलते हैं जिससे हमें इतिहास को जानने में हमें मदद मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भारत का इतिहास है, क्या वो जितनी भी इतिहास में घटनाएं होती क्या हम उसको सबको सम्मिलित करते हैं इतिहास में? नहीं। भारत में रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारे देश में, हमारे भारत में कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है, लेकिन हम उन सबको इतिहास में नहीं लिख सकते। हम केवल वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ या फिर इतिहास को एक क्रमबद्ध देने के लिए हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम भारत के इतिहास की जो परिभाषा होती है हम उसको देख लेते हैं। इतिहास की जो परिभाषा है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों से हुई है। इतिहास की जो उत्पत्ति हुई है वो 3 शब्दों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? इति प्लस ह प्लस हास, ये 3 शब्दों से मिलकर हमारा इतिहास बना हुआ है। ठीक है, जिसका इति का अर्थ है जैसा हुआ वैसा ही, ह का अर्थ है सचमुच और आस का अर्थ होता है निरंतर रहना या ज्ञान होना। वास्तव में परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह ही इतिहास है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका, कौन सी पुस्तक है हेरोडोटस की? हिस्टोरिका में किया था। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ये तो हुई परिभाषा और इतिहास के जनक के बारे में। हमें इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, वो हम पढ़ते हैं। जो भारत के इतिहास के स्रोत हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में मतलब पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के विवरण। जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें अभिलेख और सिक्कों को पढ़ा जाता है। अभिलेख जो कि किसी भी पत्थर की चट्टानों पर कुछ लिखवा दिया जाता था, है ना, तो उन्हीं को ही अभिलेख कहा जाता था। सिक्के जो उस शासन काल में जो राजा सिक्के चलाते थे अपने, उनके बारे में, सिक्कों से उनके जो सीमाओं के बारे में, सीमावर्ती राज्यों के बारे में, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्य स्रोत को हमने 2 भागों में बांटा है, धार्मिक लेख और धर्मोत्तर यानी धर्मशास्त्र। ठीक है, इसके बाद विदेशी यात्रियों में यूनानी, चीनी, फारसी, अन्य, यानी कि जो यूनानी जो इतिहासकार थे उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, उनमें हमें कुछ विवरण देखने को मिलता है। चीनी जो इतिहासकार थे उन्होंने अपनी कुछ पुस्तकें लिखी, उसमें उन्होंने अपना विवरण दिया। इस तरीके से जो जगह जगह के जो इतिहासकार थे उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी और उन घटनाओं को अपनी पुस्तकों में लिखा। तो यहाँ से हमें भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। जो अभिलेख है, जो अभिलेख के हम बारे में बात करेंगे, जो शिलालेख होता है वो शिलालेख इस तरीके से पहाड़ की चट्टानें होती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पहाड़ की चट्टानों पर
आगे से बिल्कुल सलपट मतलब आगे से बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है और इस तरीके से लाइनें उस पर लिखवा दी जाती थी। राजाओं द्वारा इस तरीके से लाइनें लिखवा दी जाती थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शिलालेख। क्या कहते हैं? शिलालेख। ठीक है। इसके बाद आता है स्तंभलेख। स्तंभलेख क्या होता है? इस तरीके का एक खंबा टाइप का होता है, इस तरीके का इस तरीके का खंबा होता है ना। इसको आगे से बिल्कुल चिकना करवा दिया जाता है और यहाँ पे इस तरीके से लाइनें लिखवा दी जाती है, इस तरीके से। तो इस लेख को हम क्या कहेंगे? स्तंभ लेख कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है गुहा लेख। गुहा लेख इस तरीके की गुफा होती है, गुफा इस तरीके की गुफा होती है और यहाँ पे ये दरवाज़ा है, इस तरीके का गुफा आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके की गुफा होती है। तो ये ऊपर का जो भाग होता है इसको बिल्कुल चिकना करवा के यहाँ पे लाइनें लिखवा दी जाती है। तो इस तरीके के लेख को हम क्या कहेंगे? गुहा अभिलेख कहेंगे। ठीक है। तो ये स्रोत थे जिनसे हम हमारे इतिहास के बारे में हमें जानने को मदद मिलती है। इसके बाद इतिहास का जो अध्ययन है वो 3 भागों में किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल है, ये वो काल है जहाँ पे मनुष्य पैदा तो हुआ था, लेकिन वहाँ पे लिखित में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल क्या है? जिस काल में प्रमाण तो मिले हैं लेकिन लिखित में हमें प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि उस अभिलेखों मतलब उस काल के जो हमें अभिलेख मिले हैं या जो भी हमें स्रोत मिले हैं उस काल को समझने के लिए, उस पर ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। उन काल को किस में रखा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल। हम इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, है ना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में ये ऐसा काल है जिसमें प्रमाण भी मिले हैं और लिखित में मिले हैं और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। हम ये तीनों काल को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास के अध्ययन हेतु इस मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा हमने आगे पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल है वह काल जिसमें मानव किसी भी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक काल व प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस काल में हमें स्रोत तो मिलते हैं उस काल को समझने के लिए, लेकिन वो लिखित में नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे औजार हमें मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिली है जिन्हें चेक करवाने पर हमें पता चला है कि ये कितने साल पुरानी है और हम उस काल का अंदाज़ा उस चीज़ से लगा सकते हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत हमें नहीं मिले हैं ताकि हम उसे पढ़कर समझ सकें कि ये किस काल के बारे में है। इसलिए प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। हमें कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं, कुछ ऐसे औजार मिले हैं जिससे हमने उस काल का पता लगाया है। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत लगभग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के मध्य का समय आता है। ठीक है। अगला है पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी काल के अंतर्गत किया जाता है। पाषाण काल मतलब जब इंसान ने पत्थर का यूज़ किया था, उसका उपयोग किया था, जो भी सामान उसने जो भी औजार बनाए थे वो सब पत्थर के बनाए थे। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी हम केवल समझ रहे हैं कि हिस्ट्री हम कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें स्रोत होते हैं पढ़ने के, कैसे हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित की जाती है, ये सब चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। अगला है आदि ऐतिहासिक काल। वह काल
वह काल जिसमें मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, किंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि उस काल में मतलब लोग पढ़ना लिखना जानते तो थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की थी कि आज जो हमें वो स्रोत मिले हैं, तो उन स्रोतों जैसे हमें कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ मोहर मिली है, तो उस पे इस तरीके की उसमें भाषा लिखी हुई है कि हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। तो इसके बाद हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी काल के अंतर्गत किया जाता है। जो हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ना, तो वो इसी काल के अंतर्गत आती है। किस काल के? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरें मिली है, जो शिलालेख मिले हैं, उससे हमें उनकी भाषा अभी तक पढ़ी नहीं गई है ना। तो इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, वो आदि ऐतिहासिक काल में मानी गई है। अगला है 3000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है ऐतिहासिक काल। ठीक है, लास्ट आता है ऐतिहासिक काल। वह काल जिसमें मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और उस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है। जैसे कि ऐतिहासिक काल में बहुत सारे लेख ऐसे लिखे हुए हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं, जैसे वैदिक काल में ग्रंथ थे, है ना। तो जो ग्रंथ थे उनसे हम पता लगा सकते हैं कि उस काल की क्या व्यवस्था थी। जैसे हम पता लगाते वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, किस तरीके से जो 4 वर्ण थे, हम 4 वर्णों को पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ऐसे जो ग्रंथ मिले हैं, ऐसी जो लिपियाँ मिली है जिन्हें हम पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसी लिपियाँ किसके अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों, साहित्य स्रोतों तथा विदेशियों के यात्रा वृत्तांतों से प्राप्त है। इस काल के स्रोतों को पढ़ा व समझा जा सकता है। ठीक है, ये 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक के काल को ऐतिहासिक काल माना गया है। कहाँ से कहाँ तक? 600 ईसा पूर्व से अभी वर्तमान तक का जो ऐतिहासिक काल है, उसको अभी तक का जो काल चल रहा है उसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। तो ये तो था इतिहास के स्रोतों के बारे में कि किस तरीके से हम इतिहास को डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम पढ़ते हैं, है ना। हम कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के इस काल के बारे में पढ़ेंगे कल, जिसमें मानव ने जन्म लिया, लेकिन वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, और मतलब किस तरीके से उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, किस तरीके से, तो वो सब हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। और आज की वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।